चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उत्पादक देश बन गया। तो बायोफ्यूल एक तरह का नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। यह बायोमास और जैविक अपशिष्ट जैसे जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसे मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो है तरल बायोफ्यूल, बायोगैस और ठोस बायोमास। भारत ने जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस प्रकार ये अपने मूल लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर है। बायोफ्यूल का महत्व जानते हैं तो ऊर्जा मांग की आपूर्ति 2017 से 2040 के बीच निवल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत का योगदान 1/4 से अधिक होगा। पर्यावरण पर प्रभाव तो जैव ईंधन संवर्धन से CO2 उत्सर्जन में 519 लाख मीट्रिक टन की कमी लाने में मदद मिली है। साथ ही 173 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प भी उपलब्ध हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा तो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ने देश के कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम किया है तथा 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यह पूंजी निर्माण के लिए अपशिष्ट का उपयोग करके वेस्ट रिसाइकलिंग को सक्षम बनाता है और व्यापक सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। ग्रामीण विकास कृषि अवशेषों अपशिष्टों के लिए बाजार के विकास के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। बायोफ्यूल के उत्पादन में मौजूद चुनौतियां तो फीड स्टॉक चुनौती, गुणवत्तापूर्ण फीड स्टॉक की कमी है और फीड स्टॉक की प्रतिस्पर्धा मांग से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। बायोफ्यूल के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला काफी जटिल एवं बिखरी हुई है। तकनीकी तो एडवांस बायोफ्यूल के उत्पादन की व्यावसायिक व्यवहार्यता काफी सीमित है। वित्त पोषण उच्च पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है और व्यापक लाभ भी निश्चित नहीं है। बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की गई थी। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना संचालित की जा रही है और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल शुरू की गई आदि। बायोफ्यूल का विकास पहली से चौथी पीढ़ी तक तो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन खाद्य फसलों से प्राप्त ईंधन थे। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल आधारित ईंधन और चौथी पीढ़ी के आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये बात की हमने बायोफ्यूल की। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे रिमोट सेंसिंग, AI आदि के उपयोग तथा विविध संस्थानों के बीच सहयोग पर बल दिया। इन संस्थानों में भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, BISAGN आदि शामिल है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय तो पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया है। सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई। यह वन्यजीवों के स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2025 में एशियाई शेरों की आबादी के 16वें आकलन की शुरुआत की घोषणा की। ध्यातव्य है कि इस तरह का अंतिम कार्य 2020 में किया गया था। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीतों को पुनः बसाने संबंधी परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। घड़ियालों की घटती आबादी के संदर्भ में घड़ियालों के संरक्षण हेतु एक नई परियोजना शुरू करने की घोषणा भी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी की। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए शिकार में वृद्धि और पर्यावास में सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे। देखते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विषय में, तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। बोर्ड के सदस्य सचिव तो अतिरिक्त वन महानिदेशक और निदेशक वन्यजीव संरक्षक। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वीमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। तो ये रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिविल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और
माइक्रोसेव कंसल्टिंग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि। 2019 से 2024 के बीच ऋण के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़ा महिलाओं में विभिन्न उद्देश्यों से ऋण की बढ़ती मांग को दर्शाता है। ऋण लेने वाली महिलाओं का जनसांख्यिकीय विश्लेषण। तो ऋण लेने वाली 60% महिलाएं अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। महिलाओं को दिए गए कुल खुदरा ऋणों में से केवल 27% ऋण 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं ने लिए हैं। पुरुषों में यह अनुपात 40% है। देश के विविध क्षेत्रों में महिला को दिए गए ऋणों की स्थिति। देश के दक्षिणी राज्यों में कुल ऋण में महिला ऋणियों की हिस्सेदारी उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों की तुलना में अधिक है। जागरूकता में वृद्धि। तो ऋण लेने की इच्छुक 2.7 करोड़ महिलाओं ने सिबिल के माध्यम से अपना क्रेडिट स्कोर पता किया और अपनी वित्तीय जानकारी प्राप्त की। ऋण लेने में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां। तो ऋण लेने में हिचक, सामाजिक मान्यताओं, ऋण चुकाने की चिंता और ऋण हेतु आवेदन के जटिल प्रक्रिया के कारण महिलाएं बैंक जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने से बचती हैं। बैंक शाखाओं में अनुकूल माहौल का अभाव। तो कई बैंक महिलाओं के प्रति अनुकूल नहीं होते और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सलाह नहीं दी जाती है। बैंकों से अधिक सहायता नहीं मिलना। महिलाएं अधिक ऋण नहीं लेती हैं, इसलिए उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा उनके पास व्यवसाय का भी कम अनुभव होता है। इन्हीं वजहों से महिलाओं को ऋण देना अधिक जोखिम भरा माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के स्वामित्व वाले 79% व्यवसाय स्ववित्त पोषित है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले कुल ऋण का केवल 7% ही केवल महिलाओं को दिया जाता है। ऋण प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं करना। तो महिलाओं के पास ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, गारंटर और गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। इसी वजह से उन्हें ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के स्वामित्व वाले लगभग 22.2% सामूहिक उद्यम ऋण लेने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें। तो अधिक महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण दिए जाएं। महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण देने की नीति अपनानी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को दिए जा रहे ऋण पर सही डेटा एकत्र करना चाहिए। महिलाओं को दिए गए ऋण को गारंटी कवर के दायरे में लाना चाहिए ताकि महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण के जोखिमों को कम किया जा सके। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर लोन प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसमें महिलाओं के जीवन यापन की आवश्यकताओं और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा लैंगिक भेदभाव से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऋण देने से जुड़े जोखिमों का फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ऋण देने की शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे डिजिटल लेन देन, बुक कीपिंग तथा व्यवसाय को पंजीकृत कराने और औपचारिक बनाने को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगली न्यूज़ है, भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। तो भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके प्रदर्शन और विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 का दर्जा प्रदान करती है। महारत्न का दर्जा दिया जाने के लिए मानदंड तो जानते हैं। पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। वित्तीय आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक निवल नेटवर्थ तो पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। और कर भुगतान के बाद औसत वार्षिक निवल लाभ पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। वैश्विक उपस्थिति तो कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार या उपस्थिति होनी चाहिए। लिस्टिंग आवश्यकताएं तो कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और सेबी के विनियमों के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयर आधारित हो। नवरत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड तो स्थिति और रेटिंग आवश्यकताएं मिनी रत्न 1 श्रेणी और शेड्यूल ए में शामिल होनी चाहिए। यदि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग प्राप्त की हो, तो निम्नलिखित मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। को क्या है? निवल लाभ से निवल नेटवर्क अनुपात यानी 25 अंक, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन 20 अंक, पीबीडीआईटी मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले लाभ से नियोजित पूंजी 15 अंक, पीबीआईटी से टर्नओवर 15 अंक, उत्पादन की कुल लागत या सेवाओं की लागत में श्रम लागत का अनुपात 15 अंक, प्रति शेयर आय 10 अंक। मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड तो मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ मुनाफा कमाया हो, 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक हुआ हो और कंपनी का निवल नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए।
मिनी रत्न श्रेणी 2 ऐसे CPSEs जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हैं और जिनकी नेवल नेटवर्थ पॉजिटिव है। मिनी रत्न CPSE ने सरकार को दे किसी भी ऋण ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक न की हो। मिनी रत्न CPSE बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एशिया व प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम जयपुर में शुरू हुआ। यह फोरम 2009 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य एशिया व प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2013 में फोरम ने हनोई 3R घोषणा पत्र 2013 से 2023 को अपनाया था। इसमें अधिक संसाधन कुशल और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों की रूपरेखा तय की गई थी। इस फोरम से जुड़े मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। जयपुर 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था घोषणा पत्र 2025 से 2034। इसका उद्देश्य संसाधन कुशल, स्वच्छ, सक्षम, बेहतर पुनर्चक्रण और निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाला समाज सुनिश्चित करना है। सिटीज कोलिशन फॉर सेकुलरिटी C3 तो इसे ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देते हुए शहर दर शहर सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन के रूप में शुरू किया गया है। इस गठबंधन या कोलिशन की संरचना और परिचालन संबंधी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य देशों द्वारा एक कार्य समूह के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। सिटीज 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन यानी सिटीज 2.0 भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन का एक उपघटक है। यह शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी के विषय में जानते हैं। तो यह उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है। इसमें मौजूद सामग्री और उत्पादों को जितना संभव हो सके साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। यह पारंपरिक रेखीय आर्थिक मॉडल से अलग है जो कि लो बनाओ, उपभोग करो, फेंक दो पैटर्न पर आधारित है। भारत की पहले तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन, गोवर्धन योजना, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, मिशन लाइफ आदि शामिल है। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था दिखाई गई है। तो स्वच्छ उत्पादन, बेहतर सेवा, उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद उत्पाद को इकट्ठा करना व पुनर्निर्मित करना, फिर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और संसाधन का पुनः उपयोग करना और हरित उत्पाद। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की जो है। चीन के एक राष्ट्रीय सर्वे में चीन के पास थोरियम के विशाल भंडार का पता चला। तो चीन के जियोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में बायन ओबो खनन परिसर से 1 मिलियन टन थोरियम प्राप्त हो सकता है। थोरियम के विषय में जानते हैं। तो थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से कम सांद्रता में पाया जाता है। थोरियम अधिकांश चट्टानों और मिट्टी में अल्प मात्रा में पाया जाता है और यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। थोरियम का सबसे आम स्रोत दुर्लभ भूफॉस्फेट खनिज मोनोजाइट है। इसकी सर्वाधिक सांद्रता प्लेसर निक्षेपों में पाई जाती है। भंडार तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, 11.93 मिलियन टन मोनोजाइट, जिसमें 1.07 मिलियन टन थोरियम है। इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। यह अपने शुद्ध रूप में एक नरम, तन्य एवं चांदी जैसी दिखने वाली सफेद रंग की भारी धातु है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी थोरियम मूलतः थोरियम 232 यानी TS232 के रूप में होते हैं। परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन तो थोरियम 232 स्वयं विखंडनीय नहीं है और इसलिए इसे विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ता है। यह कार्य U233 या प्लूटोनियम 239 को विखंडनीय कारक के रूप में उपयोग करके TS232 के इरेडिएशन के माध्यम से किया जाता है। थोरियम का उपयोग करने में सक्षम रिएक्टर तो इनमें भारी जल रिएक्टर, दबावयुक्त जल रिएक्टर, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर आदि शामिल है। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन ईंधन संचालित बसों और ट्रकों पर पायलट परियोजनाएं शुरू की गई। इन पायलट परियोजनाओं का उद्देश्य है परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल है तकनीकी उपयोगिता और आर्थिक लाभप्रदता को सत्यापित करना, हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन के प्रभावी होने का आकलन करना आदि। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विषय में तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य है। इसका 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन
कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना। कार्यान्वयन मंत्रालय है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पैराडॉक्स। तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बेंगलुरु की टनल रोड और डबल डेकर रोड योजनाएं ब्रेस्ट पैराडॉक्स का उदाहरण हो सकती हैं। इसके विषय में जानते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाती है और उपयोगकर्ता स्वार्थपूर्ण तरीके से मार्ग चुनते हैं तो कुछ मामलों में समग्र प्रदर्शन कम हो सकता है। ऐसा इस कारण क्योंकि ये उपाय अधिक ट्रैफिक आकर्षित कर सकते हैं, इससे यातायात और बढ़ जाता है तथा योजना के वांछित उद्देश्य प्रभावित होते हैं। इस पैराडॉक्स को समझना जरूरी है क्योंकि कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसा कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स दर्शाता है। समाधान: शहरी परिवहन कार्यनीति पर फिर से विचार करके सार्वजनिक परिवहन तंत्र में सुधार करना चाहिए। पैदल यात्रा, साइकिलिंग और सार्वजनिक परिवहन जैसे संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं नरवेल। तो हाल ही में नरवेल का पहली बार उनके टस्किंग बिहेवियर के लिए अध्ययन किया गया। इसके विषय में जानते हैं नरवेल का एक लंबा टस्क होता है जो वास्तव में दांत है। नर के टस्क होता है जबकि आमतौर पर मादा के पास टस्क नहीं होता। हालांकि यह आम लक्षण नहीं है, कुछ मादाओं में छोटा टस्क देखा गया है, वहीं कुछ नर में टस्क होता ही नहीं है। कुछ नरवेल में दो दो टस्क रिकॉर्ड किए गए हैं। टस्क के उपयोग तो जल में लवणता और तापमान का पता लगाने में सहायक होता है, शिकार करने और पर्यावरण में बदलाव के अनुसार ढलने में मदद करता है आदि। वैज्ञानिक नाम है मोनोडोन मोनोसेरोस। इसका अर्थ है एक टस्क और एक सींग वाली व्हेल। पर्यावास क्षेत्र है कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस में फैला आर्कटिक जल। आयुसीन रेड लिस्ट स्थिति लीस्ट कंसर्न। जीवन काल तो मादा लगभग 100 वर्ष जीवित रह सकती है जबकि नर लगभग 84 वर्ष तक जीवित रह सकता है। प्रजनन गर्भकाल लगभग 13 से 16 महीने है। नेक्स्ट है शेंदुर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो शेंदुर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोजी गई। अवस्थिति की बात करें तो पश्चिमी घाट केरल। यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसका नाम स्थानिक प्रजाति गलूटा ट्रेवनकोरिका के नाम पर रखा गया है। गलूटा को स्थानीय रूप से चेंकुरीज के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडन तूरे टाइगर रिजर्व और नेल्ले वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ लगती है। प्रमुख नदियां हैं शेंदुर्णी, कुजुथुरुटी और कुलथुपुजा। वन के प्रकार हैं मेरिस्टिका दलदली वन। जीव जंतु हाथी, गोर, सांबर, जंगली भालू, मालाबार जायंट, गिलहरी, नीलगिरी लंगूर, शेर पूंछ, मकैक आदि। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की घोषणा की। क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिजिटल एसेट्स का एक राष्ट्रीय भंडार होगा। इसे संघीय विनियामक फ्रेमवर्क के तहत बनाया जाएगा। डिजिटल एसेट्स के रूप में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, सोलान और कार्डोनो। महत्व: स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के समान ही यह रिजर्व सरकार की एसेट्स होल्डिंग्स में विविधता लाएगा और वित्तीय संकटों के समय सुरक्षा प्रदान करेगा। मुख्य चिंताएं जो है वो है क्रिप्टो करेंसी में काफी उतार चढ़ाव देखा जाता है, इसका राजनीतिक मंशा से दुरुपयोग किया जा सकता है आदि। आगे देखते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स। तो एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने टेलीकॉम टावर्स के लिए मोबाइल PEMFC आधारित बैकअप पावर सॉल्यूशन पेश किया। देखते हैं इसका कार्य सिद्धांत। तो इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया शामिल होती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस को एनोड में प्रवाहित किया जाता है। अब हाइड्रोजन के अणु टूटकर प्रोटॉन में बदल जाते हैं और एक विशेष पॉलीमर झिल्ली के माध्यम से कैथोड तक पहुंचते हैं। वहां ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बिजली और पानी उत्पन्न करते हैं। महत्व: तो इसे बिजली जाने पर डीजल जनरेटर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। पर्यावरण के अनुकूल: तो इसमें उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प के साथ बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यह गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। इस मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा कई बार नष्ट किया गया था। पहली बार 1297 में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट किया था। स्थापत्य कला: तो वर्तमान मंदिर हिंदू मंदिर स्थापत्य कला की चालुक्य शैली से निर्मित है। मंदिर का अंतिम बार पुनर्निर्माण 1951 में कराया गया था। धार्मिक महत्व: तो यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। स्थान त्रिवेणी संगमन, 3 नदियां हैं, कपिला, हिरन और सरस्वती का संगम। फिर नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के अपशिष्ट का निपटान।
तो हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 10 टन अपशिष्ट के निपटान का परीक्षण शुरू किया गया। यह दुर्घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक विषाक्त है। निपटान किए जा रहे अपशिष्ट में शामिल है संयंत्र परिसर की दूषित मृदा, रिएक्टर के अवशेष, सेविन कीटनाशक के अवशेष, नेफ्थोल अवशेष, अर्ध प्रसंस्कृत अपशिष्ट आदि। ठीक है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है लाला हरदयाल। तो हाल ही में लाला हरदयाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन पर आर्य समाज, मेजनी, कार्ल मार्क्स और मिखाइल बाकुनिन का गहरा प्रभाव था। प्रमुख योगदान है, वे गदर पार्टी 1913 के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित किया था और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी सोशल Conquest of Hindu Race, 44 Months in Germany and Turkey, The Bodhisattva Doctrine, 12 Religions and Modern Life आदि। ठीक है। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।